Welcome to the introduction of the play The Emperor Jones, written by Eugene O'Neill. नाटक द एम्परर जोन्स, जिसके नाटककार यूजीन ओनील हैं, के परिचय के पहले भाग में आपका स्वागत है. द एम्परर जोन्स इज अ प्ले written in 1920. It was written by American dramatist Eugene O'Neill. The Emperor Jones is a play which was written and produced in 1920. And as per the information that we have, it was later on published in 1921. So, the play Emperor Jones was produced in 1920. It was written by the American dramatist Eugene O'Neill. यहाँ हम द एम्परर जोन्स नाटक के परिचय के बारे में चर्चा कर रहे हैं. इस नाटक की रचना और इस नाटक का जो प्रारंभिक संरचना का कार्य था वो 1920 में हुआ था और उसके बाद 1921 में इसका प्रकाशन हुआ था. इसके लेखक या इसके नाटककार यूजीन ओनील हैं. द प्ले इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ ब्रूटस जोन्स, who was an African American by origin. The play is based on the story of Brutus Jones. And this character, Brutus Jones, he was an African American by origin. नाटक की कहानी ब्रूटस जोन्स की कहानी पर आधारित है और ब्रूटस जोन्स अफ्रीकन अमेरिकन थे मूल रूप से. अफ्रीकन अमेरिकन्स आर ऑल्सो नोन एज ब्लैक अमेरिकन्स और एफ्रो अमेरिकन्स. अफ्रीकन अमेरिकन्स को हम अफ्रीकन अमेरिकन्स या ब्लैक अमेरिकन्स या एफ्रो अमेरिकन्स के नाम से भी जानते हैं. तो ये जो वेरिएशंस हैं इन दो कॉन्टिनेंट्स के वर्ड्स को लेकर के, अफ्रीका एंड अमेरिका, these two variations are used in different forms, but all these forms are correct and valid. ये जो अलग अलग रूप इसके आ गए हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन, ये बोलचाल के दौरान या प्रयोग के दौरान ऐसा हो गया है, लेकिन ये सभी नाम वैलिड हैं और उपयुक्त होने के कारण इन सब का उपयोग या प्रयोग लेखन में किया जाता है. दे आर अमेरिकन्स ऑफ ancestry from black racial group of Africa. These Afro-Americans, they are from Africa and they belong to the racial groups of Africa. ये जो एफ्रो अमेरिकन्स हैं, ये अमेरिकन्स हैं अभी की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में, और ये अफ्रीका से चलकर यहाँ पर आए थे. तो इसलिए इनका जो एफ्रो अमेरिकन एक मिक्स्ड सा फॉर्म बनाया गया है. ये इसलिए बनाया गया है कि अब ये मूल रूप से अफ्रीका के होते हुए भी अमेरिका में आकर के सेटल हो गए हैं. The term African American generally denotes descendants of enslaved Africans brought to the 13 American colonies during the Atlantic slave trade. As per historical information about Afro-Americans, we know that the term African American denotes descendants of the enslaved Africans. इतिहास के पन्नों से हमें जो जानकारी मिलती है वो ये है कि अफ्रीकन्स को एनस्लेव किया गया था, इन्हें गुलाम बनाया गया था. तो जब इन्हें गुलाम बनाया गया था और गुलाम बना करके यहाँ लाया गया था और यहाँ इनकी जो संतानें हुई थीं
उन संतानों का, क्योंकि वो अमेरिका आ गए, अमेरिका में बस गए, यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं वो रहे और यहीं बाकी का कारोबार किया, जो भी काम किया वो यहीं पर किया, तो इसलिए इनका नाम अफ्रो अमेरिकन रहा। और यह मूल रूप से जो गुलाम बना करके लाए गए अफ्रीकन्स थे उनकी संतानें थीं। और ये दे वर ब्रॉट टू द 13 अमेरिकन कॉलोनीज ड्यूरिंग द अटलांटिक स्लेव ट्रेड। अटलांटिक स्लेव ट्रेड के दौरान इन्हें ला करके अमेरिका की 13 कॉलोनीज में बसाया गया था। द प्रोटैगोनिस्ट ब्रूटस जोन्स वॉज अ वेरी क्विक विटेड, practical and imaginative person. Now coming to the introduction of the play, we find that the protagonist or the hero, यहाँ protagonist hero या मुख्य पात्र ब्रूटस जोन्स है। This man, Brutus Jones, he was quick-witted, practical and imaginative person. इसका कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति था, व्यवहारिक ज्ञान वाला व्यक्ति था और कल्पनाशील व्यक्ति था। हमारा जो इस नाटक का मुख्य पात्र है, हीरो है, उसके अंदर ये गुण हमें शुरू से ही देखने को मिलते हैं कि बुद्धि कुशाग्र थी, व्यवहारिक था और कल्पनाशील था। He was very confident and self-assured. The other qualities of his personality were that he was very confident and self-assured. इसके व्यक्तित्व में बहुत निखार था, जिसकी वजह ये थी कि ये बहुत आत्मविश्वास वाले व्यक्तित्व का स्वामी था। He was a former pullman porter. Pullman porters were men employed to work on the railroads or tracks as porters on sleeping cars. Here, the protagonist Brutus Jones was a former pullman porter. यहाँ हमारे नाटक का हीरो ब्रूटस जोन्स, जिसकी कहानी से इस पूरे नाटक की रचना की गई है, ये एक पुलमैन पोर्टर था। पुलमैन पोर्टर क्या है? पुलमैन पोर्टर्स वर मेन एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन द रेल रोड्स और ट्रैक्स एज पोर्टर्स ऑन स्लीपिंग कार्स। दीज वर दोज अफ्रीकन स्लेव्स or their children who were employed to work on the railroads or tracks. ये अफ्रीकी गुलामों के स्वयं थे या उनकी संतानें थीं, जिनको कार्य दिया जाता था ट्रैक्स पर, रास्तों पर काम करने का और स्लीपिंग कार्स पर काम करने का। ये जो शयन कक्ष हुआ करते थे या पोर्टेबल शयन कक्ष हुआ करते थे, डब्बे हुआ करते थे, फॉर एग्जाम्पल अभी आज के संदर्भ में हम समझ सकते हैं जैसे रेलगाड़ी के डब्बे होते हैं, तो इस तरह के जो स्लीपिंग कोचेस होते थे जिन पर लोग ट्रैवल किया करते थे, इस तरह के स्लीपिंग कार्स में इन लोगों को काम करना होता था, उनकी देखभाल, उनका रखरखाव करना होता था। ये कार्य ये किया करते थे। स्टार्टिंग शॉर्टली आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर, जॉर्ज पुलमैन सॉट आउट फॉर्मर स्लेव्स टू वर्क ऑन हिज स्लीपर कार्स. Starting shortly after the American Civil War. Now, how this Pullman Porter concept came up, that after the American Civil War, George Pullman, he decided to use these people on his own sleeper cars. इसका उद्गम कैसे हुआ कि पुलमैन पोर्टर ने अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान इन लोगों को अपने स्लीपर कार्स के रखरखाव के लिए रखा था. Their job was to carry the baggage of passengers, shine their shoes, set up and maintain the sleeping berths and serve the passengers. Now, they were given a specific type of work to do. इन्हें एक कार्य विशेष दिया गया था, एक प्रारूप दिया गया था, जिस प्रारूप के तहत इन्हें कार्य करना होता था. Their job was to carry the baggage of passengers. The work that was assigned to them was that they had to carry the baggage of the passengers during the American Civil War and just after that.
अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान और उसके बिल्कुल बाद में जो परिस्थितियां बनी थी, उसमें इन लोगों को हायर किया गया, इन लोगों को काम दिया गया कि ये पैसेंजर्स का सामान उठाएं, उनका लगेज उठाएं, बैगेज उठाएं, shine their shoes. The second thing that they had to do was they had to shine the shoes of these people. एक और कार्य इन लोगों को दिया जाता था जूते चमकाने का। तो जो अमेरिकन थे उनके इन्हें जूते चमकाने होते थे। Set up and maintain the sleeping berths. Now because they were employed on the sleeping car, क्योंकि इनको स्लीपिंग कार के रखरखाव का काम दिया गया था, तो जो स्लीपिंग बर्थ्स हुआ करती थी, जो सोने के लिए जगह हुआ करती थी कार के अंदर, उसका रखरखाव या उसकी देखभाल या उसकी साफ सफाई इन्हें करनी होती थी। एंड सर्व द पैसेंजर्स एंड डू द स्मॉल टिट्स बिट्स, दोस स्मॉल सर्विस थिंग्स दैट द पैसेंजर्स वर डिजायरस ऑफ, दे हैड टू डू ऑल दोज थिंग्स। और यात्रियों को जो छोटे मोटे काम की सेवा की आवश्यकता होती थी, वो सेवा इन्हें करनी होती थी। ब्रूटस जोन्स kills another black man in a dice game. Now in the play, because this is a play and this play has a story, we find that Brutus Jones, the protagonist, he kills another black man in a dice game. क्योंकि ये नाटक है और नाटक में एक कहानी हुआ करती है, तो यहाँ पर हम अपने मुख्य पात्र ब्रूटस जोन्स को देखते हैं कि उसने एक डाइस गेम में, डाइस गेम जैसे कौड़ियों का खेल होता है, या जो लूडो खेलते समय जो हम लोग डाइस यूज करते हैं, सांप सीढ़ी खेलते वक्त डाइस यूज करते हैं, इस तरह के डाइस गेम वो खेल रहा था अपने एक काले साथी के साथ, और उसके साथ ही खेलते समय इसने उसकी हत्या कर दी थी। डाइस आर स्मॉल थ्रोएबल ऑब्जेक्ट्स विद मार्क्ड साइड्स दैट कैन रेस्ट इन मल्टीपल पोजीशंस. They are used for generating random numbers commonly as part of tabletop games including dice games, board games, role-playing games and games of chance. Now, the dices, they are small throwable objects with marked sides that can rest in multiple positions. Dice एक ऐसा छोटा सा बच्चों के खिलौने का हिस्सा होता है जिसमें अलग अलग फेसेस पर छोटे छोटे नंबर्स होते हैं. दे आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स. जब उन्हें फेंकते हैं, कौन सा हिस्सा ऊपर आएगा वही नंबर ऊपर आ जाएगा और उस नंबर के हिसाब से खेल को गति मिलेगी. कॉमनली एज पार्ट ऑफ टेबल टॉप गेम्स, दिस डाइस वॉज यूजुअली यूज्ड फॉर टेबल टॉप गेम्स. डाइस का प्रयोग जो टेबल के ऊपर बैठ करके खेलने वाले खेल हुआ करते थे उनके लिए प्रयुक्त होता था, इंक्लूडिंग डाइस गेम्स, बोर्ड गेम्स और रोल प्लेइंग गेम्स एंड गेम्स ऑफ चांस. सो दीज वर द डिफरेंट गेम्स दैट वर प्रिवेलेंट इन दोज डेज. इन द 1920s, the relevance of this discussion here is that in the 1920s this was the a source of recreation for people, especially the slaves. They had this mode of recreation that they shared amongst between themselves. यहाँ पर इस चर्चा का संदर्भ ये है कि 1920s में इस तरह का मनोरंजन का साधन हुआ करता था कि डाइस से जितने भी खेल खेले जा सकते थे वो खेल खेले जाते थे. तो विशेष रूप से ये जो गुलाम हुआ करते थे जिनके पास साधनों की कमी होती थी, वो इस तरह के, क्योंकि ये बहुत कम खर्चे वाला या नगण्य खर्चे वाला खेल होते हैं, तो ये जितने भी खेल डाइस से खेले जा सकते थे वो या खेलने का प्रचलन उस काल में था. Dice games were very popular in those days and a ready means of recreation. So this is the relevance that dice games were very popular in those days and a ready means of recreation. उस समय पर ये बहुत मशहूर हुआ करते थे, बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे डाइस से खेलने वाले खेल, और मनोरंजन का बहुत मुख्य साधन हुआ करते थे. Jones is imprisoned for committing this crime. Now we have seen that Brutus Jones, he is playing a dice game with another black partner.
and whatever might have happened in the course of that game, he gets infuriated and he kills the other partner or the other playmate. यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि डाइस से खेलने वाला खेल ब्रूटस जोन्स अपने दूसरे साथी के साथ खेलता है, और जब वो ये खेल खेलता है कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे इसे आक्रोश हुआ होगा, उत्तेजना हुई होगी, या इसने अपना टेम्पर लूज किया था, इसे बहुत तेज क्रोध आया था और उसी के कारण इसने उसकी हत्या कर दी थी. जोन्स इज इम्प्रिजन्ड फॉर कमिटिंग दिस क्राइम. नाउ बिकॉज किलिंग अ मैन इज अ ग्रेव क्राइम, इट इज अ मर्डर. किसी की हत्या कर देना तो बहुत बड़ा गुनाह है. तो यहां पर जब उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया तो इसे सजा मिली इम्प्रिजनमेंट की, इसे कारावास मिला. He runs away from the prison and escapes to a small backward Caribbean island. Now, because he is an African slave and very well built and sturdy, very physically very strong, that is why he runs away from the jail. क्योंकि इसके देह की बनावट बहुत अच्छी है, मजबूत देह वाला व्यक्ति है, तो ये जेल से भाग निकलता है. And he runs away from the prison and escapes to a small backward Caribbean island. भाग करके कहाँ जाता है जेल से? ये कैरिबियन आइलैंड की तरफ चला जाता है. The Caribbean is a region of the Americas that comprises the Caribbean Sea, its surrounding coast, and its islands, its surrounding coast and its islands. So the Caribbean Sea, the surrounding coast and the islands, all this area was the particular area where the protagonist runs and reaches. The region lies southeast of the Gulf of Mexico and of the North American mainland. ये मेक्सिको के साउथ ईस्ट की तरफ है और अमेरिकन मेनलैंड के नॉर्थ की तरफ है. तो ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन में हमारा प्रोटेगोनिस्ट भाग करके चला जाता है ईस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, एंड इट इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका, वेयर ही सेट्स हिमसेल्फ अप एज एन एम्परर. नाउ we find the location is such that it is the Caribbean region or the Caribbean island is at a place where he is connected to all the other parts of the America or all the other directions of America. So he has gone to a safe place and a place where he knows everything. यहाँ हम लोकेशन का संदर्भ जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हमारा प्रोटेगोनिस्ट कहाँ गया है. हमारा प्रोटेगोनिस्ट, हमारा हीरो, हमारा मुख्य पात्र, कहानी का मुख्य पात्र या नाटक का मुख्य पात्र वहां गया है जहां ये अमेरिका की चारों दिशाओं से कनेक्टेड है, और उन चारों दिशाओं के से कनेक्टेड होने के कारण इसके लिए वो जगह जानी पहचानी है. कोई भी जगह जब जानी पहचानी होती है, वहां मनुष्य की आचार व्यवहार, उसका जितना भी रहन सहन होता है, वो उतना चुनौती में नहीं आता है जितना कि नई जगह पर आने में होता है. तो ये जगह पुरानी जगह से तो इतर है, पुरानी जगह से अलग है, लेकिन फिर भी इतनी दूर नहीं है या इतनी परे नहीं है कि इसे कोई बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े. सो द रीजन बिहाइंड द डिस्कशन ऑन लोकेशन ऑफ वेयर द प्रोटेगोनिस्ट हैज रीच्ड is that the place is new to him, but not as new as to terrify him or make him panicky. So since he does not panic, it is easy for him to run through the project that is running through his head. यहाँ पर प्रोटेगोनिस्ट की लोकेशन का बहुत बड़ा महत्व इस बात के लिए है कि यहाँ होने के कारण जो कुछ भी इसके दिमाग में चल रहा है, इसके मस्तिष्क में सक्रियता है. हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में देखा है कि इस प्रोटेगोनिस्ट ब्रूटस जोन्स की जहां से ये कहानी ली गई है, इसका ये विटी है,
ये इमेजिनेटिव है, तो ये बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला है, ये कल्पनाशील है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। तो इन सारे गुणों के साथ यहाँ पर होकर के ये अपने सारे गुणों को भुना लेता है और सारे गुणों का सही उपयोग करके ये जब आगे बढ़ता है तो इसकी कहानी के साथ ही साथ हमारा नाटक भी आगे बढ़ता है। कैसे? He sets himself up as an emperor. Now here he sets himself up as an emperor. This is the wit behind the location or the use of the right use of the location. ये कुशाग्रता है हमारे हीरो के अंदर कि वो उस जगह पर जाकर उस जगह का सदुपयोग करने सारे वो समीकरण जज करता है और उन समीकरण के आधार पर ये उस जगह की उस लोकेशन की पूरी तरह से क्रियान्विति इस तरह से करता है, उसका उपयोग इस तरह से करता है कि ये अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उस जगह का प्रयोग करे। और ये अपने आप को कैसे बढ़ाता है? He sets himself up as an emperor. वहां जाकर के ये एक सम्राट की तरह, एक रूलर की तरह अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेता है, ये अपनी स्थापना कर लेता है वहां पर जाकर कि लोगों को ये पता रहे कि ये ही हमारा रूलर है या एम्परर है या लीडर है। तो ये क्वालिटी हमारे प्रोटेगोनिस्ट की, हीरो की हमें देखने को मिलती है। अभी इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 आगे है, कृपया अगली वीडियो देखें जिसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है और कहानी या नाटक की जो संरचना है उसके लिए कुछ आवश्यक बिंदु उसमें देखने को मिलेंगे। Here we have seen part 1 of the introduction. So we have discussed certain points that are very important for us to know the play, and there are some more important points that we need to know about the play, The Emperor Jones by Eugene O'Neill. So kindly follow the next video for second part of the introduction. कृपया अगला वीडियो भी देखें। थैंक यू, धन्यवाद।